मैं आशुतोष जी की इस बात पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस बात पे डिस्कस करना कि उन्होंने एक अमृत शब्द की बात यहाँ की। पुराणों में शब्द को जिस तरह से बताया जाता है, सामान्य हम उसे चमत्कार मान सकते हैं और चीज़ें, लेकिन जिस पुण्य भूमि पर कहते हैं कि कुंभ मनाने का विधान है कि अमृत की बूंदें वहाँ छलकी थीं और वो जगह पुण्य भूमि या कुंभ के रूप में विख्यात हुआ। उसका बहुत प्रतीकात्मक अर्थ है। अंदर से सकारात्मक ऊर्जा का निकलना और हमारी निगेटिविटी का बाहर आना, यानी कि अंदर हमारे सकारात्मक ऊर्जा भरती है और निगेटिविटी बाहर आती है। ऐसी जगहें, ऐसी पवित्र जगहें जहाँ पे एक खास स्थिति होती है, ग्रहों की संयोजनाएं खास होती हैं, पृथ्वी की स्थिति खास होती है, मनुष्य वहाँ इस भाव से जाता है कि उसके संस्कार, उसके विचार, उसकी भावनाएं बदलें। प्रयाग में 12 सालों पे महाकुंभ मनाने का जो विधान है, वो जो ऊर्जा का मनुष्य के अंदर ट्रांसफर है उससे खास तौर से जुड़ा हुआ है। हमारे पुराण, हमारे शास्त्र, हमारी संस्कृतियों में वैज्ञानिक तथ्यों का इतना अच्छा संयोजन है, लेकिन वो कथाओं के माध्यम से, बस ताकि सामान्य व्यक्ति उसको उसी रूप में फॉलो कर पाए। आशुतोष जी इस पर कुछ और भी बताएंगे ताकि हम अमृत शब्द के संयोजन को और बेहतर समझ पाएं, या पुराणों में ऐसे कोई प्रतीक हैं जिनका कोई साइंटिफिक मीनिंग है, उस पर हम एक छोटी सी चर्चा जरूर करेंगे। जी, जैसा कि आपने कहा अमृत कलश, तो जैसा इसको हम एक उदाहरण से समझना चाहेंगे। जैसे आप केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं या फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, आप मुझे फिजिक्स समझाना चाह रहे हैं, केमिस्ट्री समझाना चाह रहे हैं, लेकिन मैं एक आम स्टूडेंट हूँ जो हो सकता है 10th क्लास का हूँ, तो आपकी फिजिक्स मुझको समझ में नहीं आएगी। भले ही आपने कितनी अच्छी तरह समझाई, आपकी केमिस्ट्री मुझको समझ में नहीं आएगी। तो इसी तरीके से शास्त्रों का जो दिव्य ज्ञान है वो जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को पूर्णता उस तरह से समझ में आए। तो इसीलिए ऋषि महर्षियों ने उसको कथाओं के माध्यम से, कुछ उदाहरणों के माध्यम से, श्रुति और स्मृति के माध्यम से। श्रुति और स्मृति मतलब जब कागज का जन्म नहीं हुआ था, कागज का विकास नहीं हुआ था, तब जो ये दिव्य ज्ञान था वो ऋषि परंपरा से जो गुरु होता था वो अपने शिष्य को श्रुति और स्मृति यानी कि बोलकर और स्मृति में स्टोर करके, यानी कि जो सबसे प्रथम हार्ड डिस्क है वो ह्यूमन माइंड है। अभी हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है और हमारा क्लाउड स्टोरेज है, तो सबसे बड़ा स्टोरेज कौन सा है? जो ह्यूमन माइंड। तो उसमें इतने हर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज या जो भी आप कैपेसिटी करते हैं, जीबी, इतनी जीबी की स्पेस है। तो जो एक्सप्लोर करते थे ज्ञान को शिष्य, वो श्रुति और स्मृति के माध्यम से अपने अंदर स्टोर करते थे। जब वो अपने अंदर स्टोर करते थे तो हर व्यक्ति उसको मतलब समझ नहीं पाता था। जैसा मैं एक उदाहरण दूंगा, आपने पंचतंत्र की कहानियां सुनी होंगी। यस। पंचतंत्र की कहानी में ये उसका जन्म इसलिए हुआ या इस तरह से हुआ क्योंकि जो गुरु होते थे उनको राजा साहब के बच्चों को पढ़ाना रहता था, राजकुमार को। अब राजकुमार को पढ़ाना बड़ा कठिन काम है। जरा सा अगर राजकुमार नाराज हो गए तो शाही आदेश आ जाएगा। हो सकता है गुरुजी की जान चली जाए या सूली पे चढ़ जाए गुरुजी। तो अब क्या समस्या आई? पढ़ाना भी है राजकुमारों को, शिक्षित भी करना है, गुड मैनर्स के साथ मॉरल वैल्यू, कल्चरल वैल्यू भी डालना है, लेकिन नाराज होने का बड़ा खतरा था। तो पंचतंत्र की कहानी या इस तरह से कथा कहानियों को विकसित किया गया कि जो हम मैसेज देना चाहते हैं, अगर हम ऐसे नहीं दे पा रहे तो उसको एक उदाहरण के माध्यम से, एक कथा के माध्यम से, एक दृष्टांत के माध्यम से हम उसको प्रस्तुत करें। तो जो राजा के जो बच्चे होते थे वो कथा के माध्यम से, भले वो चिड़िया की कथा हो, हंस की कथा हो, एक साधारण बच्चा भी जो कम दिमाग का भी, वो भी आसानी से समझ पाए, क्योंकि कथाओं में सबकी रुचि होती है। जैसे ए फॉर एप्पल होता है, तो ए से एप्पल समझने के बाद ए गायब हो जाता है, फिर वो एप्पल आ जाता है आगे। तो बस इसी तरह से जो हमारा वेद है, पुराण है, शास्त्र है, उपनिषद है, इसमें सब कुछ कोडेड भाषा में है, तो उसका कई अर्थ निकलता है। तो जो ज्ञानी होता है वो अर्थ को समझ जाता है। इसलिए कभी कभी भारतीय संस्कृति को लोग नहीं समझ पाते हैं, वो जैसे लोग भाग्य को नहीं समझ पाते हैं। बहुत से लोग संस्कृति या व्यवस्था या शास्त्रों की बातों को का मखौल उड़ाते हैं, वो समझ
बेसिकली जी, वो समझ नहीं पाते हैं। जन सामान्य को समझ में नहीं आता। तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि आप मुझे केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, अगर मेरे पास उतनी नॉलेज नहीं होगी, मेरे पास 10th की साइंस या 12th की साइंस नहीं जानेंगे, तो आप कितने भी बड़े प्रोफेसर हो, आप मुझको बताएंगे कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ये वाटर बनेगा, H2O कहते हैं, तो मुझे समझ ही नहीं आएगा। तो इसी तरीके से और उसी चीज को अगर कथा में पिरो दिया जाए, कथा में पिरो दिया जाएगा तो वो हमको समझ में आ जाएगा। तो ये भारतीय संस्कृति की एक विशेष महत्ता है कि जो चीज हम कहना चाहते हैं वो उसको इस अंदाज में कहा जाए कि हर लेवल का व्यक्ति समझ जाए। जैसे हम बीच में जो चर्चा कर रहे थे भाग्य, अक्सर लोग भाग्य को नहीं समझ पाते हैं कि भाग्य क्या है। लोग कहते हैं कि मैं भाग्य को तो नहीं मानता, तो भाग्य क्या है? कर्म का ही आउटपुट है भाग्य। जो हमने कल जो कर्म किए थे उसका फल मुझको हो सकता है कल तुरंत इंस्टेंट नहीं मिला, जैसे इंस्टेंट कॉफी होती है, इंस्टेंट चीजें होती हैं। एक शब्दावली जिसे यानी कि कर्मों का श्रृंखला, कर्मों का फल की सीरीज जो भी हम करते हैं उस ऑब्वियस इकट्ठे होते चले जाते हैं। जैसे हम लोग ये जानते हैं कि कोई पेड़ जब लगाते हैं तो कोई 2 साल बाद फल देता है, कोई 5 साल बाद देता है, कोई 10-12 साल बाद फल देता है। आजकल हाइब्रिड फल तुरंत पेड़ फल दे देते हैं। तो जो हमको फल नहीं मिलता है वो कुछ समय के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। एक मैं छोटे से उदाहरण से आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, तो एक छोटे से उदाहरण से मैं बात करना चाहूंगा। जैसे ऐसे समझिए, एक दिन हम और आप कहीं पर थे और आपने मुझको हिट कर दिया, आपने मुझको हिट कर दिया। अब मैंने देखा कि आपके साथ तो 3-4 लोग हैं, तो अकलमंदी इसी में होगी कि इस समय कुछ नहीं बोला जाए क्योंकि आपके साथ कई लोग हैं। बिल्कुल। तो वो मेरे मन में स्टोर हो गया कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आज मेरा मौका नहीं लग रहा, लेकिन कभी ना कभी तो आप अकेले हमसे कहीं ना कहीं मिलेंगे। तो वो डेबिट क्रेडिट बराबर कर देंगे बैलेंस शीट। तो और अगर आप उसी समय अकेले होते तो डेबिट क्रेडिट उसी समय बराबर कर देते। नहीं तो अब वो मैं प्रतीक्षा करूंगा 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, साल भर, और सही वक्त पे वो कर्म का फल मिल जाएगा। तो ये तो मैंने एक उदाहरण के माध्यम से बताया। इस प्रकार से जो कर्म होता है वो पीछा करता है आपका, और उसी को हम लोग भाग्य कहते हैं। इसीलिए क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म, इन तीनों के मिश्रण से व्यक्ति का जीवन चलता है। संचित कर्म जो हमारे पहले के संचित हैं, यानी कि बैंक अकाउंट में पहले का। बिल्कुल। प्रारब्ध कर्म जो उसमें से हमको अभी मिला, और भगवान ने एक लाइफ लाइन खुली रखी है जिसको हम लोग कहते हैं क्रियमाण कर्म। अच्छा। तो अगर हम क्रियमाण कर्म को अच्छा करते हैं तो हमारा खराब प्रारब्ध को भी एडिट कर सकते हैं। भगवान ने सॉफ्टवेयर या फाइल को पूरा नहीं खोला है, केवल एडिट करने का ऑप्शन है मनुष्य के पास। तो हम अपने अच्छे कर्मों से, वर्तमान के कर्मों से उसको हम एडिट कर देंगे। तो अगर हम एडिट कर देंगे, इसीलिए देखिए पूजा पाठ का महत्व है, कुंभ स्नान का महत्व है। कर्म का महत्व क्यों है? क्योंकि अगर हमारा ग्रह खराब है, भाग्य खराब है, या उस चीज को हम नहीं पा पा रहे, तो हम राइट डायरेक्शन में जब हम मूव करेंगे, और जितनी भी शास्त्रों में जो बातें लिखी हैं उस पे 100% यकीन करना है। यानी कि अगर हम 99% उस पे यकीन करेंगे, जैसे हम लोग फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, 99% हमने फाइल डाउनलोड कर ली, इंटरनेट फ्लक्चुएट हो गया या कुछ ऐसा हुआ कि 1% एरर आ गया, तो 99% फाइल डाउनलोड करने के बाद भी हमारी फाइल डाउनलोड नहीं होगी, वो करप्ट हो जाएगी। तो बस यही धर्म के साथ है, यही अध्यात्म के साथ है। अगर हम पूरे मन से किसी भी धर्म को मानेंगे, किसी भी देवी को मानेंगे, किसी भी देवता को मानेंगे, या किसी इंसान को मानेंगे, तो हमारी ऊर्जा आपकी ऊर्जा को मिलके वो पूर्ण हो जाएगी, और वही है सर्वे भवन्तु सुखिना। अभी आशुतोष जैसे हमारी चर्चा हो रही थी, इसमें इस चर्चा में 2-3 इम्पॉर्टेंट बातें मुझे दिखी, जिसमें सबसे पहला कुंभ की महत्ता, अमृत का महत्व, शास्त्रों में बातों का जिस तरह से प्रतीकात्मक वर्णन होता है और कथाओं के माध्यम से उसका सरलीकरण कर दिया जाता है ताकि वो हर आम आदमी समझ सके, इस बारे में हमने चर्चा की। एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आशुतोष जी ने अभी कहा वो है कर्म की महत्ता और साथ में प्रारब्ध का निर्मित होना, यानी कि हम जैसा कर्म करते हैं उसी तरह के फल प्राप्त होते हैं, और वही हमारा भाग्य है। तो इस एपिसोड में बस इतना ही, आगे और एपिसोड में मिलते हैं आशुतोष जी के साथ। नमस्कार।